Of course, number one. Myself, I have not taken your full 3 minutes. Including you. For the first time, you also spoke less than 3 minutes. That's why 3 minutes. This is a good practice. Yeah. See, make your point and sit down, rather than thinking that the whole 3 minutes should be utilized. Very good. So I am happy that all 13 minutes, even though I had to fight with some members, finally, now it's question hour now. Thank you, Professor. Thank you very much. Before I take up the question, honorable members, I have a point to register. There is one question which has a record length of answer is 233 pages. Now, considering that the answers to questions are made available to honorable members a little while before they assemble here at 11 o'clock, it is humanly impossible for 233 pages to be scrutinized. Surely we have to work out some other system. I mean, the information given, Honorable Minister, is very useful, but it can even be put in the form of a booklet or something. But answer to a question going that long is... Member. No, that of course is always option is there. Anyway, question 151, no. No, it's valuable, but... And I hope other ministers follow this example. Then you will have to read books at inhuman speeds. Question 151, Punia ji. 151. Right. Let the answer be given. क से घ एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया। Yes. मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और सरकार के जवाब में ये पूरी तरह स्पष्ट है कि 17 राज्य ऐसे हैं जिसमें मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी कृषि क्षेत्र से में काम करने वाले मजदूरी से कम है और 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी मार्जिनली ज़्यादा है। इसे स्पष्ट है कि सरकार की नीति सही नहीं है और स्पष्टतः मजदूरों के हित में नहीं है। और इस पे सवाल पूछ रहा हूँ और इसमें कार्रवाई हुई। यूपीए सरकार के दौरान में 2013 में महेंद्र देव कमेटी बनी, उसमें सिफारिश की कि एग्रीकल्चर अनस्किल्ड लेबर के बराबर मनरेगा की मजदूरी होनी चाहिए और दूसरी सिफारिश की मजदूरी में वार्षिक बढ़ोतरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के आधार पर हो, ना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर के आधार पर। और उसके साथ साथ 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि मजदूरी में गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज निर्धारित की जानी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, क्या सरकार महेंद्र देव कमेटी तथा 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के अनुसार नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज निर्धारित करते हुए वार्षिक बढ़ोतरी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के आधार को स्वीकार करेगी और अतिरिक्त बजट भी इसके लिए उपलब्ध कराएगी? थैंक यू। ये बात सत्य है कि परिस्थितियों के अनुकूल मजदूरी विभिन्न राज्यों में मजदूरों के मांग के अनुसार, मजदूरों के काम के अनुसार निश्चित तौर पे जो डिमांड होता रहा है, उस समय की सरकार ने महेंद्र देव कमेटी का गठन करने का काम किया था। और महेंद्र देव कमेटी के गठन के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुशंसा सरकार के वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, मगर वित्त मंत्रालय ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की। हम सब चिंतित हैं, हमारी सरकार निश्चित तौर पर मजदूरों को मजदूरी मिले, पर जैसा कि आपने कहा कि 17 राज्यों में कम है तो 17 राज्य में अधिक भी है, ये भी साथ साथ रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। अब से सरकार गंभीरता से इन बातों पर विचार करने के लिए मजदूरों की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने एक अलग से कमेटी बनाई है। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में आने वाली है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो निश्चित तौर पर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने में हम अपने स्तर से कदम उठाने का काम करेंगे। दूसरा प्रश्न। माननीय
सूखा पड़ने पर मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के रोज़गार के साथ साथ 50 दिन अतिरिक्त रोज़गार देने का प्राविधान है। लेकिन सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों के कुछ ब्लॉक, मंडल, तहसील, जिलों को ही चयनित किया, जबकि सूखे से पूरे राज्य के किसान प्रभावित होते हैं। ये एनडीए सरकार के द्वारा अलग से कैटेगराइजेशन किया कि किन ब्लॉकों में, किन जिलों में, किन मंडल में ये मनरेगा लागू रहेगी, बाकी में नहीं रहेगी। क्योंकि सूखा पड़ता है तो पूरा राज्य प्रभावित होता है, हर ब्लॉक प्रभावित होता है, हर किसान प्रभावित होता है। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकार सूखा प्रभावित पूरे राज्य में 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियमों में बदलाव करने पर विचार रखती है, और इसी तरह से जो बरसात से, बाढ़ से प्रभावित इलाकों पर भी ये नियम लागू करेंगे कि नहीं? महोदय, निश्चित तौर पे मैं इस बात से सहमत हूँ कि माननीय सदस्य ने कहा कि विभिन्न राज्यों में सूखा पड़ने की वजह से वहाँ के आर्थिक स्थिति मजदूरों का कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया। और एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के पैमाने पर जो करीब 10 राज्य थे, इस राज्यों में हमने अतिरिक्त 50 दिन के मजदूरी के लिए इजाज़त दी है, उसके लिए राशि भी आवंटित करने का काम किया है। श्री राजा। Sir, my question is related to the B part of the answer. The answer B says whether it is also a fact that the actual wages paid under NREGA in some states is less than the wages fixed by government, and if so, the details thereof and the action taken by government in this regard. Sir, the figures which we have as part of the answer, several states the wages notified under NREGA are less than the minimum agricultural wages. In some states, more than the minimum agricultural wages. In this regard, what is the central government is doing? Whether the central government, what is the action taken by the central government? Have you taken up the issue with the state governments? What is their response? Why it is so, this discrepancy? Thank you. सर, ये जो मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी तय हम अपने एक्ट के अनुसार करते हैं। 2005 में ही यूपीए सरकार में ही ये सेक्शन 6A में ये प्रावधान रखा गया था कि हम मजदूरों की मजदूरी साइंटिफिक तौर पर निर्धारित करने का काम करेंगे, और उस समय से लेकर आज तक सर उसी कानून के अंतर्गत, उसी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी हम देने का काम करते हैं। और ख़ास तौर पर विभिन्न राज्यों में जो मजदूरी तय करने का तरीका है कि वहाँ के मजदूरों के, वहाँ की जो महंगाई है, उस महंगाई के आधार पर मजदूरी तय करने का काम किया जाता है। इसीलिए कई राज्यों में कम और कई राज्यों में अधिक होती है सर। इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे भी, जैसा कि मैंने कहा कि चिंता अगर माननीय सदस्य को है तो चिंता सरकार को भी है, उसके लिए सलूशन निकाले जा रहे हैं। उसको किस तरह से हम उनको सप्लीमेंट करें जिन राज्यों में कम मजदूरी है, उसके लिए मैंने कहा कि एक कमेटी का गठन हो गया है और एक कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। उसके बाद हम निर्णय लेंगे और मजदूरों की मजदूरी उचित मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। श्री सहस्रबुद्धे। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि मनरेगा में काफ़ी सुधार बीच में बीते दिनों में लाए गए हैं, और इन सुधारों के कारण इस तरीके से जो श्रमिक हमारा श्रम करता है, मजदूरी करता है, उससे जो एसेट क्रिएशन करने की बात थी, जो मूल उद्देश्य था, उसको जीपीएस प्रणाली से जोड़ा गया, ऐसा हम सुनते हैं। इसके क्या परिणाम आए हैं और क्या एसेट क्रिएशन अधिक मात्रा में हो रहा है, इस पर क्या मंत्री जी कुछ बताएंगे? माननीय सभापति जी, मनरेगा भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।
और 2014 के बाद यह कोशिश की गई है कि मनरेगा के स्वरूप को हम लोग परिवर्तन करें और मनरेगा के माध्यम से एसेट क्रिएशन भी हो और मनरेगा के काम में पारदर्शिता भी आवे। और इसलिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी मज़दूरों का जो भुगतान है वो उनके अकाउंट में 98% किया जा रहा है। और जो एसेट क्रिएशन का सवाल है, एसेट क्रिएट करने पर बल दिया है और सिर्फ एसेट क्रिएट पर बल ही नहीं है, एसेट क्रिएट को जियो टैग करना और ऐसे जियो टैग करके 1,70,00,000 संरचनाएँ हम लोगों ने सार्वजनिक कर दी हैं। यह निश्चित रूप से अभी जो काम हुआ है उसमें महत्वपूर्ण पहल है और मैं सदस्य को यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश है कि मनरेगा को परिमार्जित करते हुए मनरेगा के माध्यम से एसेट क्रिएशन भी हो, जन उपयोगी संरचनाएँ भी हों, मनरेगा के काम में पारदर्शिता भी आवे और जो मांग करे उस मजदूर को पर्याप्त मात्रा में रोजगार की उपलब्धता हो। श्रीमती रेणुका चौधरी। I was listening to Honourable Minister's reply, and it's not a surprise. Manrega wages were being paid even earlier, before 2014 money was being paid. The whole concept was laid at that time. And a lot of asset creation was done. But sir, the tragedy today is, you may have the intention, but the fact of the matter is, state governments, particularly Telangana state government, has not paid wages for the past 8 months to the farmers, to the workers. So do you have a mechanism by which you can pull up the states, and will you ensure that the wages that are paid will be paid with interest for the delay that has happened to the workers? So as a result of which, sir, the workers have worked and not got their wages, and they are being deprived on every front. What mechanism does the government have? Andhra Telangana. Thank you. माननीय सभापति जी, अगर किसी राज्य विशेष की बात है, सदस्य मुझे बताएंगे तो मैं उस राज्य से बात करूंगा। मैं आज तेलंगाना में, क्षमा करें सुन नहीं पाया, तेलंगाना में अगर कोई परिस्थिति है तो हम उसको देखेंगे और आज ही बात करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मनरेगा की राशि यहाँ से स्वीकृत होने में और जाने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं है। 48,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, उसमें से 31,000 करोड़ रुपया अभी तक हम आज दिनांक तक स्वीकृत करके राज्यों को भेज चुके हैं। मात्र कुछ पैसा बकाया है जिसको हम समय समय पर भेजते रहते हैं। लेकिन कई राज्यों में कभी कभी इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो सकती है कि उनके पेमेंट के भुगतान में विलंब हो रहा हो। पेमेंट के भुगतान में विलंब ना हो, इस दृष्टि से भी हम लोगों ने राज्य सरकारों से लगातार विचारणा कर रहे हैं और ऑफिसर लेवल की बैठक, मिनिस्टर लेवल की बैठक भी हम लोग करते हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी भी प्रकार का उनका पेमेंट में विलंब ना हो। जहाँ तक मजदूरी का सवाल है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मजदूरी पहले अथवा अब मजदूरी को मनरेगा एक्ट में भी यह कहा गया है कि हम लोग एक्ट के अनुसार चलें और मनरेगा की मजदूरी अलग से अधिसूचित हो। और मनरेगा की मजदूरी केंद्र सरकार जब अधिसूचित करती है समय समय पर और प्रतिवर्ष, तो लेबर ब्यूरो जो शिमला है उससे हम आंकड़े लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग उसे करते हैं और प्रतिवर्ष वो मजदूरी बढ़ती है। जो पिछले बार हमारे धारा 6 में मनरेगा की जो उपबंध दिए गए हैं उनके अनुसार ही हम लोग चलें। और मुझे लगता है 2009 में जब 3 दिसंबर 2009 को मनरेगा अधिनियम 6(1) को प्रभावी करते हुए वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से मनरेगा के अधीन नई मजदूरी दर नीति की घोषणा की गई थी। राज्यों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन के अनुसार 100 रुपये से कम मजदूरी वाले राज्यों की मनरेगा मजदूरी की दरों को 15 दिसंबर 2009 को बढ़ाकर 100 रुपया या संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर जो भी कम हो के बराबर किया गया। और जिन राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर पहले से
100 रुपये से अधिक थी, उन राज्यों को वह मजदूरी दर बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। उसी के अनुसार लगातार ये मजदूरी बढ़ रही है माननीय सभापति जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 12-13 में यह 5% बढ़ी, 13-14 में 10% बढ़ी, 14-15 में 8 बढ़ी, 15-16 में 7 बढ़ी और 16-17 में 5% बढ़ी। ये इसलिए हो रहा है कि स्वाभाविक रूप से जब मजदूरी तय करने का जो मैकेनिज्म है उसमें अधिक से अधिक खाने पीने की वस्तुएं हैं। पिछले दिनों आपके ध्यान में होगा कि जो गरीब के की गणना होती है वो स्वाभाविक रूप से उसमें ज़्यादातर खाद्य वस्तुओं पर आधारित वो गणना रहती है। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया और आज पूरे देश में प्रभावी हो गया है तो उसके कारण निश्चित रूप से नीचे के लोगों को ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण भी सुविधा बढ़ी है, इसलिए ये दर कम रहती है। लेकिन मनरेगा की मजदूरी केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष अधिसूचित होती है। मनरेगा की मजदूरी और राज्य की मजदूरी पृथक पृथक इसलिए होगी क्योंकि राज्य चाहते हैं कि वो जो दर अपनी अधिसूचित करें मनरेगा उन्हीं के अनुसार करे, लेकिन राज्य में अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए मनरेगा एक्ट में भी ये कहा गया है कि मनरेगा में जो मजदूरी की दरें हैं वो प्रतिवर्ष अधिसूचित की जाए, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 152 नहीं आप 152 प्लीज सर। क्वेश्चन 152 सर। यस, लेट द आंसर बी गिवन। उत्तर सदन पटल पर रख दिया गया। यस, सप्लीमेंट्री प्लीज। Sir, NREGA is one of the most important intervention of the UPA government. It's basically planned to ameliorate the living conditions of the poor, unskilled people, sir. If you look at the implementation of NREGA, it is unevenly implemented across the states, and this has resulted in uneven rural empowerment. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether it is true that as per the survey conducted in 2015 by National Council of Applied Economic Research in collaboration with the University of Maryland, 70% of the poor not able to get employment due to poor implementation and lack of planned work. And of 30% of the rural families who are actually involved in NREGA, 60% want more days of work. So what are the reasons for this work rationing? And how the ministry is planning to address these unmet demands for NREGA work? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर मांग के आधार पर लोगों को काम नहीं मिलता है या काम नहीं करते हैं। अभी तक इस तरह का रिपोर्ट किसी राज्य से नहीं आया है। अगर कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आपके पास है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन है, तो आप निश्चित तौर पर हमारे समक्ष रखेंगे तो उस पर हम विचार करने का काम करेंगे। Second question, please. Sir, Honorable Minister has not answered my supplementary. Anyhow, I'll go to the other supplementary, sir. I'll address to him personally and seek clarification. Sir, my second question is that one of the main objectives of NREGA is to provide employment to rural poor and most importantly to women. This is clear if you look at the provisions which say that work has to be provided within 5 kilometers of home, equal wages, etc. But in spite of these provisions and implementation of the Act, for more than 11 years, you find less than 50% of women participation. My question to the Honorable Minister is, what are the reasons that women participation is not going up, and what efforts Ministry is making to ensure NREGA is more women-friendly so that objective of empowering rural women is achieved? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना गांव की गरीबी को दूर करने में एक सहायक भूमिका अदा कर रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी दूर करने में भी सहायता करने का काम करी। मनरेगा का मूल उद्देश्य है गांव में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, गांव में रह कर के वो अपनी जीवन व्यतीत करें अपने परिवार के साथ। ये मूल उद्देश्य के साथ मनरेगा काम कर रहा है। सर, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, महिलाओं की भागीदारी का जो स्टैंडर्ड मानक है वो 33% होनी चाहिए, मगर मैं मैं आपके माध्यम से सदन को बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन में 56% महिलाएं काम कर रही हैं
और एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम क्या है महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा करने में सर। यही नहीं, लगभग अनुसूचित जाति जनजाति के 39% लोगों की भागीदारी हो रही है। इसलिए ये कहना कि महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, ये सर्वथा उचित नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार महिलाओं की भागीदारी मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक हो, उसके लिए हर संभव विभाग कार्रवाई कर रहा है, प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है और राज्यों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। श्री तपन सर, Honorable Minister has given a detailed reply in the area where, in the matter of improving the MNREGA administration. All details are there. Even the problem being raised even in earlier question, it find a place of mention that those have attracted the attention of the government. But the reality that whatever he is claiming by his reply in terms of figure, the MNREGA involves 100 days of work. MNREGA involved it was the right of the rural people to get 100 days of work, but the thing is that average MNREGA work days is on average below 50 throughout the country. It's a reality. And the reply is referring to the percentage of household demanding work, and it sounds something unrealistic when the agricultural workers are not getting work. This is the national average. Not even 90 days in a year work. The demand for MNREGA work only in some of the states he mentioned about 40%, about 17% households are demanding work. I think this figure is not meeting with the reality. And that way, unnecessarily glorifying the picture, actually picture is something dark. My point is that the basic content of the component of the MNREGA, that ensuring it is a matter of right to have 100 days work, what actions you are taking to ensure that to all rural households, that's the mandate of MNREGA. That's the mandate of MNREGA. What exact positions initiatives you are going to take? Thank you. The point mentioned in your thing does not make any attention to this basic point. Thank you. To ensuring the right enshrined in the MNREGA Act. माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा वह निश्चित रूप से अपनी जगह सही है कि मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा में जो पात्र परिवार हैं उन परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन हम मनरेगा को इस दृष्टि से भी देखें कि मनरेगा मांग आधारित योजना है। अगर कोई व्यक्ति 100 दिन का रोजगार नहीं करना चाहता तो सरकार उसको जबरन 100 दिन का रोजगार नहीं दे सकती, एक बात। दूसरी बात, उस क्षेत्र में उसके परिवार में 3 लोग हैं और तीनों लोग बारी बारी से मनरेगा में काम करना चाहते हैं, तो कोई 40 दिन करता है, कोई 30 दिन करता है, कोई 30 दिन करता है। तो मनरेगा में जब संख्या आती है तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति ने कितना किया वही संख्या आती है। और सामान्य तौर पर हम लोगों ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि अगर रोजगार की मांग है तो वहाँ पंजीयन होनी चाहिए और रोजगार मांगे व्यक्ति वो किसी भी प्रकार से रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार लोगों को मिलेगा तो रोजगार पाने के कौन कौन से काम हो सकते हैं, रोजगार पाने का क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है, और उन सब क्षेत्रों में सब प्रकार से प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो जिससे कि कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ न रहे कि वो मनरेगा योजना में काम कर सकता है या मनरेगा योजना में वो मांग कर रहा है तो उसको कोई नहीं दे रहा है। अगर मांग करे और नहीं मिले तो हम किसी भी प्रकार का एक्शन करते हैं और राज्य सरकार से लगातार इस मामले में संपर्क में रहते हैं। श्रीमती रूपा गंगोली, no, your question is over. Please. In Maharashtra, Tapan, 30% demanding work, household. Tapan ji,
is there? Your question is over. Is this figure given by the government to the parliament is realistic? No, you challenge the figures through proper procedures. verify? Sir, Yes, Honorable please. Chair, may I start? May I? सर एक चीज़ है, जैसे एक स्टेट के बारे में मैं उल्लेख करना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है, जहाँ पे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्सचेकर ख़त्म हो जाने से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग खाने में पैसा आते हैं, जैसे मनरेगा में आते हैं, वो पैसा वहाँ पे जमा करके वहाँ पे उनके जो इंटरेस्ट मिलते हैं उसमें थोड़ा सा वो काम चला लेते हैं। तो ये किस तरीके से हम लोग इसका रिकॉर्ड पीरियडिकली मांग सकते हैं कि मनरेगा के पैसे आएँ तो तुरंत इतने ही दिनों में चले जाना चाहिए, ताकि वहीं के लोगों को ऐसा फीलिंग ना हो कि मनरेगा के पैसे नहीं आ रहे। नंबर 2, One question only. Only one question. क्वेश्चन ये सर एक सीट सर सॉरी मैं इतना नियम नहीं जानती। ये आधार कार्ड को किराए पे लगा के जो हाफ एन आवर काम करा के हम लोग मनरेगा के वर्कर्स को इस तरह से छोड़ देते हैं और काम वहाँ पे होता नहीं है, उनके बारे में अगर केंद्र सरकार से कोई ऐसे प्रावधान कर सकते हैं तो लोगों को अच्छा होगा। That's a suggestion. माननीय सभापति जी, जहाँ तक आधार का सवाल है, हमारी कोशिश है कि मनरेगा में जॉब कार्ड धारी जो व्यक्ति है उस हर एक का आधार कार्ड बन जाए, और उसके लिए लगातार हम आग्रह भी करते हैं, लगातार कैंप भी लगाते हैं, और जो मज़दूर है उसकी सहमति लेके उसको आधार कार्ड बनवाते भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक मनरेगा में 12 करोड़ जॉब कार्ड धारी हैं, उनमें 10.5 करोड़ ऐसे हैं जिनको हम सक्रिय मजदूर मान सकते हैं, 5-5.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, 9 करोड़ लोगों को आधार से लिंक किया जा चुका है, और 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को बैंक से उनके आधार को लिंक कर दिया है, जिससे कि बहुत सुविधा भी हो गई है। इसलिए मैं बहन को कहना चाहता हूं कि आधार अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसे काम से रोका नहीं जाएगा। ये मैंने पहले भी सदन में आश्वासन दिया, आज भी मैं कह रहा हूं, लेकिन आधार को बढ़ाने की निरंतर प्रक्रिया जारी है। दूसरा, पश्चिम बंगाल से संबंधित उनका सवाल है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा की मजदूरी को रोकने का सवाल नहीं है, लेकिन कोई राज्य यदि मनरेगा के पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करता या मनरेगा का पैसा पात्र स्थान के अतिरिक्त कहीं भी उपयोग करता है, जैसे पश्चिम बंगाल का एक सवाल आया कि जो तालाब बने हैं व्यक्तिगत हितग्राहियों के, अब उन तालाबों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया, तो मरम्मत का काम मनरेगा के अंतर्गत हो यह उचित नहीं है। हमारी गाइडलाइन भी इसकी इजाज़त नहीं देती, और इसलिए हम लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार से क्लियरिफिकेशन मांगा है और उनसे कहा है कि ये मरम्मत में आपने पैसा लगाया, इस पैसे को आप वापस करिए। थैंक यू। श्री दिग्विजय सिंह। सभापति महोदय, माननीय प्रश्न में उत्तर में आपने दिया है, वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ 69 लाख लोगों को रोजगार उन्होंने मांगा, और आपने दिया 5 करोड़ 12 लाख लोगों को, यानी कि 57 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। माननीय मंत्री जी, आपने सही फरमाया है कि आप कानून का पालन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि यदि किसी मजदूर ने काम मांगा और 15 दिन में आपने काम नहीं दिया तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको 1/3 ऑफ द मिनिमम वेज देना चाहिए, और 30 दिन के बाद आधा मिनिमम वेज देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, इन 57 लाख लोगों में से कितने लोगों को आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया है? थैंक यू। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से बहुत सही बात कही, और माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ भी हैं। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मनरेगा में कभी ऐसा होता है कि 10 लोग मजदूरी मांगने के लिए आए और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, और रजिस्टर कराने के बाद 15 दिन बाद उस क्षेत्र में मांग खुला, तो उनका पंजीयन हुआ, और मांग खुलने में कुछ अंतर रहता है। जिस दिन काम खुलता है उस दिन उनको सूचना दी जाती है कि आप काम पर आइए। तो 10 लोगों ने एक साथ रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 6 ही लोग अगर काम पर आए
4 लोग कहीं दूसरे स्थान पर काम पर चले गए या नहीं आए तो इस प्रकार के मजदूरों की संख्या रहती है। हो रहा है सर, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कानून का पालन नहीं हो रहा है। Let the answer be given. Sir, I need your protection, sir. I need your protection. Out of 57 lakhs, how many have been paid unemployment allowance? I want the answer. Thank how you. many out of 57 lakhs? It's a factual matter. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा में सब प्रकार से कानून की मंशा के अनुरूप ही काम हो रहा है और कानूनी मंशा के विपरीत काम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस संख्या की वो बात कर रहे हैं वो संख्या अगर काम पर आएगी और उसे काम नहीं दिया जाएगा तो जो एक्ट का प्रावधान है उन पर लागू होगा, लेकिन अगर वो आएंगे ही नहीं तो प्रावधान कैसे होगा? क्या मुझे ये नहीं बता सकते 57 लाख लोगों को कितनों को आपने दिया? 1 को दिया, 2 को दिया, 10 लोग दिया? फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका आप मतलब कि माननीय जमा मंत्री के करके पास दे जानकारी नहीं है, स्वीकार कर ले। स्वीकार करने की जानकारी नहीं है। माननीय सभापति जी, जैसा आपने निर्देश दिया है जी, शेष जानकारी माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। क्वेश्चन 153, क्वेश्चन 153 जी। Statement is laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री प्लीज। माननीय सभापति जी, मैंने प्रश्न लगाया प्रदूषण पर, और जब से मैं सदन में आया हूँ दिल्ली में जो मैं देख रहा हूँ जहाँ मेरा निवास है, ना पानी अच्छा है ना जलवायु अच्छी है। मिनरल वाटर के लगाए गए प्लांट लगाए गए हैं, इतने खराब प्लांट है। देखिए मेरा गला कैसा बोल रहा है, आप देख लीजिए। दिल्ली आने ये सारी व्यवस्था आपके नेतृत्व में है और उसके बावजूद भी मिनरल वाटर के प्लांट बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ ब्रह्मपुत्रा में, इतनी ख़राब स्थिति मैंने कभी देखी नहीं। मैंने इसीलिए सवाल लगाया था, पूरे देश में आज प्रदूषण की समस्या है, और चाहे जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि का प्रदूषण हो, तीनों प्रदूषण हमारे लिए खतरनाक है। सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। और विशेष रूप दिल्ली में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, दिल्ली में जो स्थिति है बहुत खतरनाक हो रही है। और इससे मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूँ कि वाहनों सहित PM 10 बढ़ाने के लिए कौन कौन से घटक उत्तरदायी हैं और उन्हें नियंत्रण करने के लिए क्या कदम मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे हैं। ये सवाल बताइए मंत्री। थैंक यू सर। माननीय सदस्य को आपके माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एयर पोल्यूशन के संदर्भ में भारत सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री समेत सभी हमारे जो दूसरे मंत्रालय भी हैं, उन सब के माध्यम से हमने बहुत ही एग्रेसिव और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाकर इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक तरफ से शुरू करता हूं, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने पहली बार भारत के अंदर, अभी आप जानते हैं कि जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं 2017 अप्रैल तक ये सभी 4 व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर लागू किए गए हैं, और अभी 2020 के अंदर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया गया है। ये शायद इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसने फ्यूल की क्वालिटी के संदर्भ में इतने डिटेल्ड निर्देश इसमें दिए हैं कि अभी जो लेटेस्ट निर्देश है उसके हिसाब से जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर है फॉर प्रीमियर गैसोलीन अवेलेबल हैज़ बीन बूस्टेड टू 95 with lead content being reduced to 0.005 gram per liter and benzene content of maximum 1%. The content of sulfur in gasoline is reduced to 0.005%, that is 50 ppm from existing 0.0115% in BS4 compliant vehicles. इसी प्रकार से जो हमारा
सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1980 का, इसके तहत ये सबके लिए ज़रूरी है कि वो एक वैलिड जो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट कैरी करें। और इसके संदर्भ में हमारी जो संबंधित मंत्रालय है वो सारे देश के अंदर मॉडल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स बनाने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। और अभी इसके लिए 10 स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एनसीटी ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सब स्थानों पर उनको अप्रूव कर दिया गया है। फिर जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, इसके संदर्भ में जो 2020 के लिए एक बड़ा मिशन बनाकर सारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पॉपुलराइज करने के लिए, उसके लिए विभिन्न स्तरों पर सभी संबंधित मंत्रालयों में, जिसमें मेरा दूसरा मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, उसके माध्यम से। और अभी आप जानते हैं कि रेवा मोटर्स ने जो है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बैटरी कार को जो है कमर्शलाइज भी किया है। कई 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी जो है कई इलेक्ट्रिक ड्रिवन जो व्हीकल्स हैं उनको इंडियन मार्केट्स में ला रहे हैं। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो डिपार्टमेंट है, MNRE को जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं, इसने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई है, जिसमें प्रपोज किया गया, जिसके ऊपर काम लगातार शुरू हो रहा है कि जो गैसोलीन है उसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया जाए और जो डीजल है उसमें 20% बायोडीजल मिक्स किया जाए। थैंक यू। इसी तरह सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, उन्होंने पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सर, इसमें सर आई हैव टू टेल एवरीथिंग टू हिम सो दैट ही इज सेटिस्फाइड। आई एम अफ्रेड आई हैव टू गेट ऑन विद क्वेश्चंस आल्सो। सर ही सेड आई वुड रिक्वेस्ट बोथ दिस इज बैठ जाइए, आपका सवाल नहीं है, बैठ जाइए। Sir, please try to. Sir, this is only a small portion of what I have to tell him. Sir, फिर हमारा जो गेल गैस है उसने एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लिया है, जिसके अंतर्गत जो है सर ये सिटी की लिमिट्स के बाहर जो है ये जो CNG है इसकी अवेलेबिलिटी के लिए लॉन्ग जर्नीज़ के ऊपर जो है CNG यूजेज को प्रमोट करने के लिए काम हो रहा है। फिर सर इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इस मिनिस्ट्री ने हाइड्रोजन कॉर्पस कंपनीज की और ऑयल इंडस्ट्री की मदद से। Does it relate to this particular question? Yes, sir, it relates to that. Everything relates to this because he is talking No, the entire work of the ministry. Sir, he is talking about controlling pollution, and I am telling you that how much our government, not only the environment ministry, but the whole government as such is comprehensively dealing with this issue in a very thorough manner. Dr. Saab, the question is very specific. It relates to Delhi's pollution. But he hasn't asked that related to the Delhi traffic. As far as the Delhi traffic and the Delhi pollution is concerned, I have comprehensively replied. But in the supplementary, he is asking about the larger issue. And you don't reply. The short answer procedure is that the question has to relate to the main question. But let's ask the second question. पूछिए. We are running out of time. माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी एक स्वास्थ्य मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री ऐसा जवाब दे, ऐसी उम्मीद हम लोग भी करते हैं। सवाल पूछिए। सवाल हमारा ये है कि जो स्थिति है दिल्ली की है, वाहनों की जिस प्रकार से स्थिति दिल्ली बनती जा रही है, कोई भी वाहन 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में चल नहीं पाता। जो प्रदूषण वाहन फैला रहे हैं उसको देखते हुए क्या सरकार के पास, जैसे पहले योजना बनाई थी, 8 इवेंट नंबर वाली योजना बनाई थी, ऐसी कोई योजना है ताकि दिल्ली में कम से कम वाहन चले और वाहनों के साथ साथ लोग साइकिल का उपयोग करें, इसके लिए भी कोई सी योजना बनाई? थैंक यू सर। प्लीज इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जो दिल्ली का या देश का जो पॉल्यूशन है, साइलेंस प्लीज, खाली प्लीज लिसन टू द आंसर। जैसा मैंने अपने उत्तर में भी बताया है कि इस पॉल्यूशन के लिए खाली कंट्रीब्यूशन व्हीकल्स का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने सुझाव दिया, आपने कहा कि व्हीकल्स की संख्या कम करने के संदर्भ में, ये सारे जो है ये वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट के इश्यूज़ हैं। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार में अभी हमने एक सैकड़ों ऐसी गुड डीड्स तो हमारे लोग एज एन इंडिविजुअल, एज ए कॉरपोरेट, एज ए सोसाइटी, एज एन NGO कर सकते हैं, उसको हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अभी पिछले 2 महीने में तैयार किया है।
और बहुत जल्दी मैं उसको आप सबके बीच में समर्पित करूंगा और हम सारे देश के अंदर सांसदों सहित हर व्यक्ति से जो कि जिम्मेदार है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि देश में हम एक ऐसा बड़ा सोशल मूवमेंट खड़ा करें जिसके अंदर हर व्यक्ति देश का हर रोज़ एक ऐसा पॉजिटिव काम करे जो कि एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव हो, एयर पॉल्यूशन के लिए, रिवर पॉल्यूशन के लिए, लैंड पॉल्यूशन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें जैसा आपने सुझाव दिया, किसी को ज़बरदस्ती साइकिल नहीं चलाई जा सकती, लेकिन अगर हम साइकिल चलाने के लिए उसको कन्विंस भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं, कार पूलिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह के इश्यूज़ के लिए कि घर में कम से कम कार रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, तो ये सोशल मूवमेंट के माध्यम से, और उस सोशल मूवमेंट को भी अगर हमारे जैसे जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व उसका प्रदान करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो है इस आपकी जो समस्या का समाधान हम बहुत जल्दी ही कर पाएंगे। थैंक यू। श्री रामकृष्ण। Air is a highly neglected area all over the country, particularly in Delhi. There is no roadmap to address the issue. There is no designated authority to deal with this issue. Delhi pollution is not only due to traffic. Throughout the year, there is lack of clean air, and there are many reasons. Construction, for instance, there is no sign of prefab construction anywhere in the city. Harvest time pollution from Haryana and down. So what I want to suggest is that this should be made an integral part of Swachh Bharat Abhiyan, and I think there is dire need for a committee to go into these aspects and give a solution for Delhi, and then in the broader context of the entire nation. Each particular city or urban area has its own reasons, but I think the highly neglected area of provisioning of clean air. Thank you. That's a suggestion which... I will not agree with the Honourable Member that there is no authority to handle this issue. First of all, let me inform him that the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards, they regularly organize meetings. At our ministry, we organize regularly meetings of all the NCR states also. Plus, for Delhi itself, you see, there was last year, 2 years back, the National Quality Air Index. This is a new concept which was introduced by our Prime Minister with his blessings. And we are doing this for Delhi also, along with many other cities. And there is a graded response action plan, detailed action plan, which has been notified and which is specifically for controlling air pollution in Delhi and NCR, and also for controlling the particulate matter. Then the Central Pollution Control Board has already issued a comprehensive set of directions under the Section 18(1)(b) of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1986 for implementation of 42 action points, and these are very regularly monitored. If you give me the permission, I'll tell you how much comprehensive. I'm afraid not. Then for all these, I just now mentioned in answer to the other honourable member that for cleaner alternate fuels, for burning of leaves, biomass, municipal waste, etc., there a strict ban has been imposed. This is being monitored. There is an installation of online continuous 20/7 monitoring device by the 17 major polluting industries. There is an ongoing promotion of public transport network of metro, buses, e-rickshaws, and promoting of carpooling, pollution under control, lane discipline, vehicle maintenance. We issue regular advisories for ban on busting of sound-emitting crackers between 10 p.m. to 6 p.m. and there is also regular coordination meetings of officials at the ministerial level in Delhi as well as... So it's a very, very thoroughly comprehensive program. And as a result of this, what the initiatives were taken by the Indian government in, last year when there was so much of hue and cry about it, this year, the first 6 months of this year, when you compare it with the first 6 months of last year, there is a huge difference of air quality in Delhi. That is as per the record also, sir. Thank you, Shri Jairam Ramesh. The Honourable Minister is best placed to understand the health effects of pollution, being a doctor himself. So my question flows from the answer that he has given. So he has mentioned sulfur dioxide and nitrogen dioxide. They are part of the National Ambient Air Quality Standards. Unfortunately, sir,
we do not have concentration standards both for sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are emerging as major pollutants in India. So I want to know from the Honorable Minister whether, in addition to the ambient air quality standards, on which I have no problem, whether he would consider promulgating standards for sulfur dioxide and nitrogen dioxide emissions, particularly from thermal power plants. Thank you. So, as far as his talk about the standards for NO2 and SO2, there are definite standards. But regarding the standards related to these thermal plants, the government has initiated, stringent standards for that. That process has already been initiated. It's all well known. There have been some observations and some concerns which have been expressed by the related people, and the government is in fact further getting into the depth of the issue. But I will not agree with you that there are not standards. There are standards for virtually everything that contributes to air pollution, including, of course, SO2 and NO2. Shri Reta Raman Singh ji. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पेरिस अकॉर्ड के अनुसार थर्मल पावर स्टेशन बंद किए जाने हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन थर्मल पावर स्टेशन से होता है। तो क्या आप ये विचार कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनको बंद करेंगे? और मानवर बायोमास का आपने कहा कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम योजना बना रहे हैं, तो यहीं बगल में आपके हरियाणा और पंजाब में खुलेआम उन लोगों ने मना कर दिया है, किसानों ने, कि हम बायोमास जलाएंगे, उस पर कोई प्रतिबंध हम नहीं मानेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि कोई भी स्टेप जो है वो एक बार में अचानक नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जो है अपने उसके लिए क्लीन एनर्जी के प्रमोशन के लिए इतना बड़ा मूवमेंट हाथ में लिया हुआ है, जिसके तहत सन 2022 तक हम 175 गीगावाट जो है वो क्लीन एनर्जी जो है उसका उत्पादन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि उस दिशा में बहुत तेज़ी से हमारा देश बढ़ रहा है। जहाँ तक आपने जो है ये कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर थर्मल प्लांट्स को बंद करने की बात की गई है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी बात पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है कही गई है कि आप देश के अंदर या दुनिया के अंदर सभी थर्मल प्लांट्स को बंद कर दीजिए। लेकिन निश्चित रूप से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी की दिशा में, क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल की दिशा में बढ़ें, तो उसके ऊपर जो है सारा दुनिया संकल्पबद्ध है। और इसमें मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत पेरिस के अंदर मीटिंग में जो सारे दुनिया को नेतृत्व प्रदान किया, और उस नेतृत्व प्रदान करने के तहत दुनिया के अंदर मिशन इनोवेशन नाम का जो है मूवमेंट डेवलप हुआ। और मिशन इनोवेशन की जो पहली मीटिंग है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई, दूसरी मीटिंग इस साल चाइना में हुई। दोनों मीटिंग्स के अंदर मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और दुनिया के सभी देशों ने इंक्लूडिंग अमेरिका और चाइना ने भारत के नेतृत्व की और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। और सब लोगों ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये मिशन इनोवेशन जो कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए सब प्रकार के, उसके अंदर भी फर्दर 8 एक्शन ग्रुप्स हैं, 8 एक्शन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है रिसर्च और सारे काम हो रहे हैं। सारे दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर जो है उसको सराहा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में भारत सारी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने के लिए सक्षम है, और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 154 सर, क्वेश्चन 154 सर। थैंक यू। ए स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सर, मैं आपकी इजाज़त से मेरे जो 2 सप्लीमेंट्री है मैं एक में ही पूछना चाहता हूँ। मरकज़ी सरकार ने ये अपने जवाब में ये माना है कि वेस्ट गोदावरी के अंदर जो फैक्ट्री है उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन रियासती सरकार ने असेंबली में ये मानकर उनको इजाज़त दी फैक्ट्री को कि वहाँ पर वो फैक्ट्री कायम कर सकते हैं, और आनंदा नाम की एक फैक्ट्री वहाँ पर हो रही है। मैं उसको उस सिलसिले में
जो फैक्ट्री वहाँ पर कायम हुई है उसने अपने तौर पर एक अलहदा एक फैक्ट्री बाजू के फासले के ऊपर तामीर की है और उसके अंदर काम का आगाज़ भी हो चुका है, जिसकी वजह से उस फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से वहाँ के मुकामों की फैक्ट्री में काम करने वाले 5 लोगों की जान गई है। इससे उसके आजू बाजू के जो लोग हैं, जो वहाँ के गांव हैं, हज़ारों लोग मुसलसल 1.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। मैं मरकज़ी सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब रियासती सरकार ने बावजूद पोल्यूशन कंट्रोल मरकज़ी सरकार का सब्जेक्ट है, रियासती सरकार ने उसको इजाज़त दी और वहाँ फैक्ट्री कायम हुई, ये एक इलीगल एक फैक्ट्री बाजू कायम भी हुई और उसी के अंदर ये 5 लोगों की जान गई। सवाल मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जो 5 लोगों की जो जान गई है, क्या उस फैक्ट्री के खिलाफ आप कार्रवाई करके जिन लोगों की जान गई है उन लोगों को आप मुआवजा देंगे? थैंक यू। और मुसलसिल 23 गाँव के लोग दहशत में उस आसपास के गांव में लोग रह रहे हैं। थैंक यू। उससे जो नुकसान हो रहा है उनकी सेहत के ऊपर, क्या उसके खिलाफ रियासती सरकार के खिलाफ या फैक्ट्री के खिलाफ मरकजी सरकार कुछ एक्शन लेगी? और जो लोग मर गए हैं उनके अफराद खानदान को मुआवजा देगी? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था वो जिस फैक्ट्री के संदर्भ में पूछा था वो फैक्ट्री तो अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट्री जिसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया वो एक मेगा फूड पार्क की जो भारत सरकार की स्कीम है उसके तहत दिसंबर 2013 में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने उस स्थान पर उस मेगा फूड पार्क को एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन दिया। और ये जिस प्रकार की फैक्ट्री है, जिस प्रकार का वहाँ पर जो है प्रॉन और फिशेस के संदर्भ में जो है प्रोसेसिंग का काम होना था, वो भारत सरकार के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो 2 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरीज है ए और बी, उसके तहत वो आता नहीं। इसलिए भारत सरकार से किसी भी प्रकार की एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से परमिशन लेने का कोई उसमें प्रश्न नहीं था। ठीक। उसके बाद 26 मई को 2014 के अंदर वहाँ की सरकार में वहाँ के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस फैक्ट्री को जो है परमिशन दी वहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए। और उसके साथ साथ उसके अंदर भी जो है नॉर्म्स वगैरह रखे गए कि जो वहाँ पर पानी वगैरह यूज़ किया जाएगा उसको किस प्रकार से जो है ट्रीट करके जो है उसी कैंपस के अंदर यूज़ किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है उसके लिए उन्होंने बड़े स्पष्ट नॉर्म्स एस्टैब्लिश करके उसके अंदर दिए और कानून के तहत अगर वो उसको फॉलो ना करें उसको वो बंद भी कर सकते हैं। जब वो दूसरा उसके बावजूद भी जब वहाँ के लोगों ने वहाँ पर जो है प्रदर्शन इत्यादि किए या ऑब्जेक्शंस किए तो वहाँ की सरकार ने एक और कमेटी बनाई है। कमेटी बनाने के बाद उन्होंने खुद अपनी पहल करके उसकी जो सारे जो एफ्लुएंट्स हैं उनको वहाँ करीब 26 किलोमीटर दूरी पर पाइप से जो है समुद्र के अंदर कनेक्ट करने की भी योजना उसके साथ साथ बनाई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस फैक्ट्री के संदर्भ में माननीय सदस्य कह रहे हैं और कहाँ पर कौन सी मृत्यु हुई है, ये ना तो इस प्रश्न का पार्ट है ना उसकी कोई हमारे पास जानकारी है। थैंक यू। लेकिन भारत सरकार को अगर किसी भी कानून के तहत कोई भी चीज़ अगर गैरकानूनी हो रही है उसके संदर्भ में कोई जानकारी आएगी तो हम निश्चित रूप से कानून के तहत अगर कोई भी कार्रवाई करनी है। लेकिन जितना हमने अध्ययन किया है उसके तहत हमारे को इसमें समझ में नहीं आया कि कानून का कहाँ पर वायोलेशन हो रहा है। सब कुछ जो है उसमें प्रॉपर ढंग से परमिशंस देकर ही वहाँ पर काम हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। दूसरा सवाल, आपका कोई दूसरा सवाल है? नहीं, एक ही सवाल। दोनों सवाल हो गए। श्री विजय साई रेड्डी। It is very unfortunate that the Honorable Minister is not aware of the fact that 5 people have died because of the leakage of poisonous gas from the factory located there. And in fact, the state government of Andhra Pradesh has paid the compensation also. And see, what is worrisome is, sir, in fact, there are several lakes in the areas, particularly Narsapuram, Bhimavaram and Mogaltur villages, where the lakes in the water are getting polluted. See, that is the cause of concern. And these factories, the Aqua Food Park, it is not general food park, sir, it is Aqua Food Park, where the prawns are being processed. See, the wastage
that is coming out of the wastage that is coming out of the factory is let into the agricultural canal, sir. That is the real cause of concern. In fact, 5,000 people are on continuous relay hunger strikes since April, sir. My question to the Honorable Minister is whether, point number one, whether social impact assessment and environmental impact assessment for the project was conducted or not, and whether the state government has held any public hearing with Gram Sabhas to assuage the feelings of the people of the villages, sir. These two questions. Thank you. Sir, I have made it clear earlier also that the creation of this particular park or its running, it doesn't have any bearing on the functioning of the central government. And it doesn't, this particular industry is not part of that group of industries which are basically highly polluting and which actually need an environmental impact assessment from the central government. So there is no, the question doesn't arise. We are not at all involved in this. As far as the local pollution control board, they have taken care of everything. They have given the permission. They have given the permission to establish. They have given the permission to run. They have suggested the measures. The factory is complying with those measures. As I said that even after that, since there were protests, the government itself has taken the initiative to make another committee, and they have themselves initiated a proposal where they are going to lay down a pipeline of 26 kilometers long, which will ensure that the effluents are all discharged into the sea. So I don't see, and as far as he's talking about those deaths and all, I don't know if it has any bearing with this particular question at all or not. Thank you. Thank you, Shri Kalita. Sorry, your question is over. Your question is over. Let the next question be. Please. Quick. Now he has answered the question. Thank you, sir. Yes. Sir, my supplementary arises from the statement on aqua food, the clearance for this thing. But I want to ask whether the minister is aware that liquid nitrogen is served in the beverages in some restaurants. What action, what measures are being taken by the department to stop serving liquid nitrogen in the restaurants? Restaurants? Yes. Sir, I don't think this question is related to the basic question. And if he has any information about the liquid nitrogen being served in any of the particular restaurant, we'll get it investigated. Please make it information available. That's all. That's the end of the question. It is all over in the newspapers, sir. No, it is all over in the newspapers. Give the details to the Honourable Minister. He will inquire into it. Question 155, Shri Tulsi. Question 155. Right. जी, एक जवाब सदन के पत्र पे रखा हुआ है. जी. Sir, I want to know from the Honourable Minister that it has taken 3 years to complete 41 projects, whereas there are 163 projects which are already sanctioned. So, are we going to take 50 years to complete these projects? Will Ganga ever be clean? Or will it take 100 years? What is a reasonable prospect? Thank you. सभापति जी, माननीय सदस्य ने तो ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी कर दी, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करती हूँ और उनकी जो चिंता है वो पूरे सदन की भी है, वो पूरे देश की भी है. जी. मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदन को आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि पहली बार मोदी जी की सरकार ने टाइमलाइन दी है. Silence, please. Silence, please. Let the answer be given. उस टाइमलाइन को मीट करने के लिए, उस टाइमलाइन तक पहुंचने के लिए जो अड़चनें थीं वो दूर की. इसके पहले 29 साल में 4000 करोड़ के काम हो पाए थे, गैप 1, गैप 2, NJRBA और NMCG को मिला करके. लेकिन कोई भी काम एक आध को छोड़ के लगभग कंप्लीट नहीं थे. कंप्लीट थे तो वो STP बन गए थे, तो नेटवर्क के साथ उनके कनेक्शन नहीं थे. अब हमने पहली बार नए प्रयोग शुरू किए और वो नए प्रयोग धरातल पे आ गए, टेंडर हो गए, कई अप्रूवल हो गए, कई रिलीज हो गए
और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला गंगा के बारे में हमारी नई योजना का प्रेजेंटेशन लिया तो उन्होंने मेरे से 2 प्रश्न किए थे जो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी, क्योंकि यही प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री के थे कि जिस काम में 29 साल लग गए उसके कारण क्या थे और आगे वो काम जल्दी हो सके इसके समाधान तुम्हारे मंत्रालय ने क्या विचार किए हैं। जो समाधान हमने उनके सामने प्रस्तुत किए थे उसी के अनुसार हमारी EFC हुई, फिर हमारा कैबिनेट में अप्रूवल हुआ और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 चीजें सुनिश्चित की। 20,000 करोड़ सेंटर सेक्टर्ड फंड गंगा कार्य योजना के लिए दिया गया।